जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 14 नवंबर 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। 14 नवंबर आज है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था और उसी के अवसर पे 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज का न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। मैं प्रत्येक दिन न्यूज़ एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन न्यूज़ इस तरह से टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि न्यूज़ आप लोग पढ़ लें। विशेष रूप से प्रत्येक दिन जो मैं पेपर पढ़ता हूँ, न्यूज़ एनालिसिस भले ही नहीं कर पाता हूँ लेकिन पेपर मैं डेली पढ़ता हूँ। आपके लिए इस तरह से टिक करके टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रत्येक दिन पेपर पढ़ने से क्या होता है, कई सारी नई नई चीज़ों के बारे में पता चलती है। मेंस पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसा पॉइंट पता चलता है जो लिखने के बाद मार्क्स आपके काफ़ी इंप्रूव होंगे और अंतोगत्वा आपका सिलेक्शन मेंस ही करवाता है। इसलिए पेपर डेली आप लोग पढ़िए। पेपर में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पर्सपेक्टिव से पेपर इंपॉर्टेंट होता है और विशेष रूप से मेंस और इंटरव्यू के लिए अधिक इंपॉर्टेंट होता है। शुरुआत करते हैं। चलिए, फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है, बाली में प्रभान चढ़ेगी भारतीय कूटनीति। अब बाली में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बाली जा रहे हैं। इंडोनेशिया के बाली में समिट होने वाला है G20 का। इस समिट में वो भाग लेंगे। ये समिट काफ़ी समय से चल रहा है इंडोनेशिया में, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष स्तर की जो वार्ता होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर की जो समिट होगी, वो अभी शुरू हो रहा है। तो उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भाग लेने के लिए जा रहे हैं बाली में। अब बाली इंपॉर्टेंट क्यों है? बाली इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा जो है यहाँ पे बरकरार रहेगा, बना रहेगा। रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी इसमें बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। रूस के राष्ट्रपति इसमें नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपने किसी प्रतिनिधि को जरूर भेजेंगे। इंपॉर्टेंट यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत एक मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। इसलिए भारतीय कूटनीति यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत हमेशा से रूस और यूक्रेन दोनों के लिए एक टर्म यूज करता रहा है कि आप दोनों आपसी मुद्दे को आपस में बातचीत करके सुलझाइए। और विशेष रूप से दुनिया की निगाह भारत की ओर इसलिए भी है कि भारत ही वो एकमात्र देश है जो रूस और यूक्रेन दोनों के बीच में शांति वार्ता स्थापित कर सकता है। तो इस दृष्टिकोण से भी बाली में जो G20 की मीटिंग होने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि 1 दिसंबर 2022 से, यानी अगले महीने में 1 दिसंबर से पहली बार भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला। 1 वर्ष के लिए भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 31 या 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। पहली बार भारत इतने बड़े स्तर की किसी समारोह का आयोजन कर रहा है या इतनी बड़े स्तर की किसी मीटिंग का आयोजन कर रहा। तो G20 का जो है अगले वर्ष भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। तो ऐसे स्तर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, जो अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष है, उससे मिल करके भारत आमंत्रण आने का न्योता देंगे कि G20 की मीटिंग में आप लोग भी भारत आइएगा। तो कई पर्सपेक्टिव से G20 की मीटिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कुछ आपका दृष्टिकोण, आपका नज़र इधर दौड़ाना चाहूँगा कि आप लोग इसको देखिए। यहाँ पे जो कुछ डाटा दिया हुआ, ये G20 में आपको पूछा जा सकता है। G20 के लिए इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे दिया हुआ। G20 एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चाहे किसी भी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, मेंस हो, पीटीओ और इंटरव्यू, तीनों पर्सपेक्टिव से G20 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब G20 की मैं थोड़ा बैकग्राउंड चर्चा करता हूं। G20 की जो इंडोनेशिया में मीटिंग चल रही है, ये 17वीं G20 की मीटिंग है और 18वीं G20 की जो मीटिंग है, ये भारत में होने वाली है 2023 में। इससे पहले 2021 में 16वीं G20 की अध्यक्षता जो है इटली में किया गया था, या इटली ने इसकी अध्यक्षता किया था। G20 बेसिकली 19 देश है इसमें और एक यूरोपीय यूनियन है। तो टोटल 20 देश और संगठन का ये संगठन है, जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन एक संगठन है।
1997 के बड़े वैश्विक संकट के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पे होना चाहिए। देखिए, कोई भी संगठन भारत में बना है या विश्व में बना है, इनफैक्ट चाहे वो G7 हो, G20 हो, FATF हो, कोई भी संगठन बना, इस संगठन के बैकग्राउंड को अगर आप चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि विश्व में किसी बड़ी समस्या के बाद इस संगठन का निर्माण किया गया। भारत में भी अगर आप देखिए NIA का निर्माण जो है 2008 के आतंकवादी हमले के बाद किया गया। तो विश्व का संगठन हो या इंडिया का संगठन हो, उसके बैकग्राउंड को चेक कीजिए, आपको लगेगा किसी बड़े संकट के बाद इस संगठन का निर्माण किया गया। तो G20 के साथ भी यही है। 1997 में वित्तीय संकट आया था विश्व के देशों में और उसके बाद जो है G20 का विचार आया। 7 देश इनिशियली इसकी शुरुआत की थी 1999 में, और उन 7 देश में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्री के नेतृत्व में इसकी शुरुआत किया गया था। लेकिन इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ वो 2008 में हुआ और वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ। अब आप पूछेंगे 2008 में ही G20 का पहला शिखर सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया? एक नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसका भी रीजन है कि 2008 में जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, आर्थिक मंदी आया था 2008 में, और विशेष रूप से अमेरिका में ही आर्थिक मंदी आया था। और उसी मंदी को रोकने के लिए G20 की पहली जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन वाशिंगटन DC में किया गया था। अब आप मेंस लिखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे आप लोग कोट कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे डाटा दिखाया, पेपर का ही डाटा है कि G20 दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें विकसित और विकासशील देश दोनों शामिल हैं। G20 का अगर कुल व्यापार देखेंगे तो विश्व का व्यापार का 75%, विश्व में जितना व्यापार होता है उसका 75% है, विश्व में जितना GDP है उसका 75% है, और 85% है, और विश्व में जितना निवेश होता है उसका 85%। तो वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85% और वैश्विक GDP का 85% G20 रखता है, राइट। साथ ही साथ दुनिया के 2/3 जो जनसंख्या का है उसका प्रतिनिधि भी G20 करता है। यानी इतनी जनसंख्या, ये जो 20 देश हैं इसमें इतनी जनसंख्या रहती है जो वैश्विक जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का 2/3 से भी अधिक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। G20 में कितने देश हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ये है कि भारत अगले वर्ष G20 की अध्यक्षता करने वाला है, और अभी जो बाली का मीटिंग होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा। उस यूक्रेन युद्ध के मुद्दा को किस तरह से रोका जा सकता है इसकी चर्चा होगी, और इसमें विशेष रूप से भारत अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आतंकवादी फंडिंग को रोकने के लिए विश्व समुदाय को एकजुट करेगा भारत। जो आतंकी फंडिंग होता है, अब इसके बैकग्राउंड में हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ FATF के बारे में, उसके बाद हम लोग इस न्यूज़ पे लौटेंगे। FATF इंपॉर्टेंट और चर्चा में क्यों है? क्योंकि FATF से हाल में ही फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे सूची से हाल में ही पाकिस्तान को रिमूव कर दिया गया। और पाकिस्तान को रिमूव किसने करवाया है? तो उसमें बहुत हद तक अमेरिका की भूमिका रही है। इसलिए अमेरिका और भारत का संबंध बहुत हद तक अभी प्रभावित हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो है F-16 फाइटर जेट ये पाकिस्तान को देता है, इसका रिपेयरिंग वगैरह का जो भी कॉस्ट है वो देता है पाकिस्तान को। दूसरी तरफ वही अमेरिका FATF की ग्रे सूची से पाकिस्तान को बाहर करता है या बाहर करवाने में मदद करता है। तो इस कारण भारत और अमेरिका का संबंध वर्तमान में प्रभावित हमें दिख रहा है। देखिए, अमेरिका के एक जो विदेश मंत्री थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसका एक फेमस स्टेटमेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ना तो परमानेंट दोस्ती होती है और ना ही परमानेंट दुश्मनी होती है, बल्कि परमानेंट हित निहित होता है। तो हमारा कोई भी देश के साथ ना तो परमानेंट दोस्ती है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मनी है, बल्कि परमानेंट हित निहित है। यानी हर एक देश अपने इंटरेस्ट के अनुसार काम करता है। तो लौटते हैं हम लोग FATF पे। FATF मतलब होता है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसका गठन 1989 में किया गया था। G7 के देश पेरिस में आयोजित एक बैठक हुई थी G7 के देशों के द्वारा, और उसके बाद FATF की शुरुआत किया गया था। शुरुआत में FATF का मकसद जो है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। तो 1989 में
1989 में जब इस संगठन की शुरुआत किया गया तो इसका एक ही उद्देश्य था कि विश्व स्तर पे जो मनी लॉन्ड्रिंग है, हवाला वगैरह का पैसा जो ट्रांसफर किया जाता है एक देश से दूसरे देश, उन सबको रोकना। लेकिन 2001 में क्या हुआ कि इसमें अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ, हम सभी को पता है, ओसामा बिन लादेन। और इस हमले के बाद FATF का विस्तार कर दिया गया। तो FATF का जो प्राइमरी उद्देश्य था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, अब इसके उद्देश्य में एक और उद्देश्य को जोड़ दिया गया, और वो उद्देश्य था कि आतंकवादी फंडिंग को रोकना, टेरर फंडिंग को रोकना। तो 2001 के आतंकवादी हमले के बाद ये निर्णय लिया गया। इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई संस्था बनता है या किसी संस्था का कोई उद्देश्य होता है तो वो उद्देश्य अगर आप देखिएगा तो बहुत बड़े क्राइसिस के बाद उस उद्देश्य को शामिल किया जाता है, या कोई संस्था का निर्माण किसी बड़े उद्देश्य के बाद किया जाता है। जैसे FATF है, जैसे G20 है, G7 है, NIA है, या जो भी संस्था, उसके बैकग्राउंड को आप चेक कीजिएगा, किसी बड़े क्राइसिस के बाद उस संस्था का निर्माण किया जाता है। तो 2001 के जो आतंकवादी हमला अमेरिका में हुआ था, एक बड़ी आतंकवादी हमला हुआ था, और उसके बाद भारत जो लगातार बात करता था कि टेररिज्म जो होता है और टेररिज्म फैलाया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, विश्व के देश इसका समर्थन नहीं करते थे। विश्व के देशों को टेररिज्म जैसी कोई चीज़ लगती ही नहीं थी। लेकिन जब अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ तो वो भारत के पर्सपेक्टिव से अच्छा हुआ, क्योंकि विश्व के देश ने आतंकवाद को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। वो मानना शुरू कर दिया कि भारत का जो पक्ष है कि आतंकवादी घटनाएं होती है और भारत में आतंकवाद से प्रभावित है, उसको वो मानना और एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और उसी एक्सेप्टेंस का परिणाम था कि FATF में टेरर फंडिंग को जोड़ा गया था 2001 में। तो 2001 के बाद FATF का 2 लक्ष्य हो गया, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और दूसरा टेरर फंडिंग को रोकना। FATF में फिलहाल 39 देश हैं, जिसमें 37 देश हैं और 2 संगठन इसमें, एक यूरोपीय यूनियन संगठन है, एक गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो इसके 37 देश इसका सदस्य हैं और 2 संगठन इसके सदस्य हैं, और वो संगठन है यूरोपीय यूनियन एक संगठन है, दूसरा है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। FATF, भारत 2010 में FATF का सदस्य बना, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया इसमें पर्यवेक्षक के तौर पे शामिल हुआ। सऊदी अरब पहले पर्यवेक्षक था, लेकिन 2019 में सऊदी अरब इसका सदस्य बन चुका है। अब देखिए, FATF की बेसिकली 2 लिस्ट होती हैं, एक ग्रे लिस्ट होता है और एक ब्लैक लिस्ट होता है। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि जिस देश पे संदेह होता है कि वह ऐसी कार्रवाई कर रहा है जिससे आतंकवादी संगठन को फंडिंग हो रहा है, उसे ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। तो ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जिस पे यह संदेह होता है कि वो आतंकवादी फंडिंग को होने देने का काम करते हैं, या आतंकवादी फंडिंग उस देश के निगाह में हो रहा है, उसके देखरेख में हो रहा है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट इसी तौर पे शामिल किया गया था, इसी रूप में शामिल किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान पे संदेह था कि ये आतंकवादी फंडिंग इसके देश में या तो हो रहा है या इसके देखरेख में हो रहा है। ब्लैक लिस्ट में ये साबित हो जाता है कि ये देश आतंकवादी फंडिंग कर रहा है, इसलिए उसका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। अभी देखेंगे 2 देश, एक ईरान और एक उत्तर कोरिया, ये 2 देश जो है FATF के ब्लैक लिस्ट में शामिल है। नॉर्थ कोरिया और ईरान FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान को देखेंगे 2017 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन अमेरिका की मेहरबानी से 2022 में उसे FATF की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन FATF के बारे में है। अब हम लोग इस न्यूज़ पे लौटते हैं। ये न्यूज़ क्या कहता है? न्यूज़ ये कहता है कि तो एक सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था, आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समिति की बैठक को ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब दिल्ली में ही एक अन्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है भारत के द्वारा। इस सम्मेलन का नाम है नो मनी फॉर टेरर। यहाँ पे दिया हुआ नो मनी फॉर टेरर। 75 देश इसमें शामिल होंगे और ये लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से टेररिज्म को रोका जाए या टेरर फंडिंग को रोका जाए। अब पाकिस्तान को ये जरूरी क्यों है? देखिए, जरूरी इसलिए है कि यहाँ पे डाटा आपको दिया हुआ 2017 में FATF की लिस्ट में जब से पाकिस्तान को शामिल हुआ तब से विश्व के देशों में या भारत में या अन्य देशों में भी आतंकवादी घटना में कमी आई है। ये देखा गया पाकिस्तान में जो टेरर जो शिविर था, आतंकवादी शिविर था, उसमें 75% की कमी आई थी। भारत में आतंकवाद की घटना में कमी आया। तो ये सब हुआ था जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल था।
लेकिन अब उस ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। तब भारत के लिए आवश्यकता है कि भारत पाकिस्तान में टेरर फंडिंग को लेकर के काम करें। पाकिस्तान से जो भेजे जाएंगे आतंकवादी, जो भारत में भेजे जाएंगे या विश्व के अन्य देशों में भेजे जाएंगे, उसको रोकने के लिए भारत काम करे। इसलिए भारत में नो मनी फॉर टेरर एक नाम की मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में 75 देश शामिल होंगे जो ये फैसला करेंगे कि किस तरह से टेररिज्म को रोका जाए, किस तरह से टेरर फंडिंग को रोका जाए। तो ये इंपॉर्टेंट समिट होने वाला है इंडिया में, इस पर्सपेक्टिव से ये महत्वपूर्ण है। आदिवासी युवक बना अमेरिका का बड़ा विज्ञानी, नाम इसका है भास्कर हलामी। तो ये पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जब इस तरह का न्यूज हो ना, तो एक तो मेंस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। जजों की नियुक्ति, कॉलेजियम व्यवस्था, इसमें दोनों पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे एक देखिए पूर्व न्यायाधीश कह रहे हैं कि ये हमेशा अच्छा होता है सामूहिक निर्णय लेना, यानी कॉलेजियम व्यवस्था अच्छा होता है, ये पूर्व निर्णय का कहना है, पूर्व न्यायाधीश का कहना है। पूर्व विधि सचिव बोले कॉलेजियम प्रणाली की खामियां दूर हो। दोनों पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। पेपर पढ़ने का मतलब यह है कि आप दोनों पर्सपेक्टिव को लेकर चलिए। कॉलेजियम व्यवस्था अच्छा होता है, उसके पक्ष में भी आपके पास कुछ तर्क होना चाहिए। कॉलेजियम व्यवस्था बुरा होता है, उसके पक्ष में भी आपके पास कुछ तर्क होना चाहिए। और उसके बाद जो कंक्लूजन आप ड्रॉ कीजिएगा वो आपका अपना कंक्लूजन होना चाहिए। तो इस तरह से जब भी कोई टॉपिक आए चर्चा में, कोशिश कीजिए कि अपना आपका क्या कंक्लूजन है उसको ड्रॉ करने का। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है कि जो हमारे यहाँ अपर कोर्ट होते हैं, जिसमें हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति का एक प्रक्रिया है कॉलेजियम व्यवस्था। कैसे नियुक्त किया जाता है? कॉलेजियम में 5 जज होते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जज होते हैं, जिसमें कॉलेजियम को लीड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 अन्य जज होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के ही जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वरिष्ठ जज होते हैं। तो ये 5 जज मिल करके ये निर्णय लेते हैं कि कौन किसको न्यायाधीश किसी हाई कोर्ट का बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, किसको किसी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ये कॉलेजियम तय करता है, ये 5 जज मिलकर तय करते हैं। अब सरकार लगातार मांग करती है, या अभी देख रहे होंगे आप कि कानून मंत्री लगातार मांग कर रहे हैं कि कॉलेजियम में कुछ खामियां हैं जो दिखती भी है, कि 5 जज मिलकर के पूरे इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट हैं उसके जज को तय करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी तय करते हैं। ये व्यवस्था चेंज होना चाहिए, इसकी मांग लगातार होती रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो दोनों पर्सपेक्टिव आप लोग देखिए कि क्या कॉलेजियम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं, कॉलेजियम व्यवस्था के ऑल्टरनेट एक व्यवस्था जो है सरकार लाई थी, और उस व्यवस्था का नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, NJAC। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये जो व्यवस्था भारत सरकार ने लाया था, या विधायिका ने जो लाया था, संसद ने लाया था, इसे 99 संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। इसमें क्या था कि कॉलेजियम की जगह जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया थी उसमें कानून मंत्री भी शामिल होते हैं, सरकार के कुछ प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं और न्यायपालिका के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। दोनों मिलकर के जजों को नियुक्त करने का या हाईकोर्ट में कौन जज होना चाहिए इसको तय करते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को नल एंड वाइड कर दिया गया, पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो 99 संविधान संशोधन जो है इसको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। यानी जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए जो बिल सरकार लेकर आई थी, जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर के जो सरकार ने संशोधन कर दिया था संविधान में, उस संशोधन को भी खारिज कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। तो ये सब फैक्ट है। अब कॉलेजियम सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक अपना राय बनाइए और उस राय पे आप कायम रहिए। ब्लिंकन से मिले जयशंकर, यूक्रेन युद्ध की हुई चर्चा। अब देखिए कंबोडिया में जो है आसियान का शिखर सम्मेलन चल रहा है, तो वहीं पे भारत आसियान शिखर सम्मेलन भी होता है और वहीं पे 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी होता है। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए है आसियान शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। और जयशंकर जी जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करके रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध को विराम लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आसियान। तो आसियान के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आसियान का पूरा फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का आदर्श वाक्य है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है।
2022 को भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाने की घोषणा किया गया। आसियान शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता इस बार जो है कर रहा है कंबोडिया। तो इस वर्ष, वर्तमान वर्ष में जो 2022 का वर्ष चल रहा है, इसे भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर के रूप में मनाया जा रहा है, इतना याद रखिएगा। अब आसियान की जो उत्पत्ति हुई है वो बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई। कई बार पीटी में क्वेश्चन पूछा गया कि बैंकॉक घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो आसियान की उत्पत्ति से संबंधित है। 1965 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा आसियान की उत्पत्ति हुई थी और इनिशियली इसमें 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में 5 और देश शामिल हुए। ब्रुनेई शामिल हुए 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में इसके सदस्य देश में शामिल हुए। तो आसियान में टोटल अभी 10 देश है। जल्द ही पटरियों पर चलेगी चालक रहित ट्रेन। इसके लेकर के भी काम हो रहा है कि चालक रहित, यानी उस ट्रेन में चालक ना हो, ड्राइवर ना हो, ड्राइवरलेस ट्रेन चलाने की बात हो रही है इंडिया में। और इसके लिए संचार आधारित रेल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत हो रही है। निश्चित तौर पर एक सकारात्मक कदम है। अध्यादेश में मुझे निशाना बनाया गया तो राष्ट्रपति को भेज दूंगा, आरिफ। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है, देखिए ये पॉलिटिकल न्यूज है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अध्यादेश क्या होता है और किस तरह से अध्यादेश के माध्यम से विधायिका को निर्बल करने का प्रयास किया गया। क्या अध्यादेश दोधारी तलवार है? ये सब इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। अध्यादेश क्या है? आर्टिकल 213 और 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है केंद्र और राज्य के लिए। अब अध्यादेश क्या होता है? जब विधायिका कार्य नहीं कर रही है तो उसके जगह पे सरकार अध्यादेश लाती है, यानी विधायिका में बिना चर्चा किए हुए अध्यादेश के माध्यम से कोई कानून आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में विधायिका की शक्ति कमजोर होती है। तो इसलिए एक क्वेश्चन बनता है कि क्या अध्यादेश के माध्यम से विधायिका की शक्ति कमजोर होती है? क्या संसद की शक्ति कमजोर होती है? क्योंकि अध्यादेश के माध्यम से एक कानून पारित होता है और वो कानून जो है बिना संसद में बहस किए हुए पारित होता है। तो सवाल यह उत्पन्न होता है, क्या अध्यादेश के माध्यम से विधायिका की शक्ति कमजोर होती है, संसद की शक्ति कमजोर होती है, विधानसभा की शक्ति कमजोर होती है? ये प्रश्न है। तो ये आप लोग पढ़िएगा, लक्ष्मीकांत के बुक में डिटेल से दिया हुआ। देखिए G20 के लोगों पे भी बेवजह चर्चा हो रही है। एक एडिटोरियल दिया हुआ, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। आज से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2 जगह इंडिया में बरसात होती है। एक होता है आई थिंक पंजाब के क्षेत्र में बरसात होता है और एक होता है तमिलनाडु के क्षेत्र में बरसात होती है। तो पीटी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों मुद्दा आज का दिया हुआ आरक्षण पे, इसको आप लोग रख लीजिएगा या इसको मैं काट करके टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता से पहले भी आरक्षण का विचार था, स्वतंत्रता के बाद भी आरक्षण का विचार था। आरक्षण जैसे जो मुद्दा है ना, उस पर एक कॉन्क्रीट आपके पास आइडिया होना चाहिए। एक पक्षीय होकर आरक्षण के बारे में कभी मत सोचिएगा, या कॉलेजियम के बारे में जो मैंने डिस्कस किया वो एक पक्षीय होकर मत सोचिएगा। किसी भी टॉपिक पे पढ़ाई का एक उद्देश्य यह भी होता है कि किसी भी टॉपिक पे एक पक्षीय होकर नहीं सोचना, बहुपक्षीय दृष्टिकोण होना चाहिए हर एक टॉपिक पे। ये जो आरक्षण है इस पे भी बहुपक्षीय आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, विभिन्न दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इसमें पॉजिटिव दृष्टिकोण भी है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ अभी बनी हुई है इसकी आवश्यकता, यानी आरक्षण की आवश्यकता अभी बनी हुई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लगातार जारी नहीं रह सकती यह व्यवस्था, यानी आरक्षण सही नहीं है। तो दोनों पर्सपेक्टिव दिया हुआ, दोनों पर्सपेक्टिव देखिए। यहाँ पे आपको कुछ डाटा दिया हुआ, इस डाटा को देखिए। मंडल कमीशन बना हुआ, उसके बारे में आप लोग देखिए। तो एक होलिस्टिक व्यू होना चाहिए आरक्षण के बारे में आपको। तो इसको डिटेल से आप लोग पढ़िएगा। संकीर्ण राजनीति के फेर में फंसते प्रतीक। देखिए कमल को G20, ये जो लोगो है इसको G20 का लोगो भारत ने बनाया है। 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अब इस लोगो पे विवाद हो रहा है। विपक्षी पार्टी बोल रही है कि कमल जो है वो सत्ताधारी पार्टी की राष्ट्र जो प्रतीक चिन्ह है, उनके चिन्ह है पार्टी का कमल। तो इसलिए इसे G20 के जो मीटिंग है या G20 का जो लोगो है उस लोगो में शामिल नहीं करना चाहिए।
सरकार का ये मत है कि कमल जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, इसलिए वो इसमें शामिल किया है, G20 के लोगों में शामिल किया है। और यहाँ पे कमल में देखिए 7 फूल है, तो ये जो 7 फूल है 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। तो ये सब जो 7 कॉन्टिनेंट है, इस 7 कॉन्टिनेंट का प्रतीक है ये 7 फूल। कमल के 7 फूल 7 कॉन्टिनेंट का प्रतीक है, 7 महाद्वीप का प्रतीक है। तो सरकार का ये मत है, तो हम लोग सरकार के मत के साथ चलेंगे। बाल विवाह को लेकर के यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ, इसको भी आप लोग कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए ये मैं डिस्कस करूंगा, चीन को लेकर के मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उस पर मैंने डिटेल से डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट मुझे अलग से दिखा। यहाँ पे विशेष रूप से इसका जो ये है निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष मुझे काफ़ी यूनिक दिखा, इस निष्कर्ष को आप लोग कोट कर सकते हैं। तो इंडिया चाइना रिलेशन पर विशेष मैंने चर्चा किया है, एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लगभग आई थिंक आधे घंटे का वीडियो होगा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो कुछ नई पर्सपेक्टिव है उसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा आपके साथ करूँगा। चीन में 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस मीटिंग हुई और इस मीटिंग में तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पुनः चुन लिया गया। तो राष्ट्रपति शी चीन में तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। चीन का नियम ये था कि एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति रह सकता है, जैसे अमेरिका में नियम है, तो चीन में भी यही नियम था कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है। चीन के इस राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग ने वहाँ के संविधान में संशोधन किया और संविधान में संशोधन करके वो तीसरे बार चीन के राष्ट्रपति बने। अब चीन के राष्ट्रपति वो बने हैं, तो अब क्या होगा कि वहाँ पे घरेलू मुद्दा वहाँ पे काफ़ी डोमिनेंट है वर्तमान में। जैसे महंगाई चीन में चल रही है, कोरोना महामारी चीन में चल रहा है, तो जब भी इस तरह का मुद्दा जो घरेलू ऑडियंस होता है, डोमेस्टिक ऑडियंस होता है, उसको खुश करने के लिए वैश्विक मुद्दा को एक हवा दिया जाता है। ये हर जगह होता है, भारत में पर्सपेक्टिव में भी अगर आप देखिएगा तो राष्ट्रवाद का मुद्दा कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रभावी किया जाता है। जब घरेलू मुद्दा हावी होता है तो उसको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए राष्ट्रवाद का मुद्दा लाया जाता है। चीन में भी यही चीज़ है। तो जब घरेलू मुद्दा वहाँ पे डोमिनेट करेगा, महंगाई बढ़ेगा या कोविड के कारण लॉकडाउन फिर लग रहा है चीन में, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ के घरेलू जनता का ध्यान भटकाने के लिए वैश्विक मुद्दा को हवा दिया जाएगा। और वैश्विक मुद्दा को हवा क्या दिया जाएगा? ताइवान के साथ युद्ध किया जाएगा, हांगकांग को अपने में मिला लिया जाएगा, इंडिया के साथ युद्ध किया जाएगा, दक्षिणी चीन सागर में अपने अधिकार का अतिक्रमण किया जाएगा। तो ये सारा का सारा काम चीन अब करेगा, क्योंकि चीन में जो राष्ट्रपति चुने गए शी जिनपिंग, उसको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करना है, अपने घरेलू जनता को खुश करना है। तो इसलिए जो है चीन अब अधिक आक्रामक होगा। ये कई सारे विचारक बोल रहे हैं, कई सारे विश्लेषक बोल रहे हैं कि चीन अब अधिक आक्रामक होगा। आवश्यकता इस बात की है कि चीन के आक्रामकता को देखते हुए भारत और अन्य देश को सापेक्ष रूप में एक कदम उठाने की आवश्यकता है। अब देखिए, चीन में नया सीमा कानून आया था जो जनवरी 2022 से पूरी तरह से लागू कर दिया गया। चीन, ये जो नया सीमा कानून है, इसका मतलब इस सीमा कानून ये कहता है कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करना चीन के जो नागरिक हैं या चीन का जो सैन्य है, चीन के सेना का उद्देश्य है कि वो अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करेगा और इसके लिए वो पुरजोर प्रयास करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चीन जिस क्षेत्र को अपना भाग समझता है उस पर चीन अधिकार करेगा, किसी भी रूप में उस पर अधिकार करेगा। उसके लिए चीन लगातार प्रयास करेगा और उस पर अधिकार करेगा, बलपूर्वक अधिकार करेगा। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि चीन किस क्षेत्र को अपना समझता है? दक्षिणी चीन सागर को चीन पूरी तरह से अपना मानता है। इसके अलावा चीन, आप देखिएगा, हांगकांग को तो अपना मानता ही है, इसलिए हांगकांग को चीन ने मिला लिया अपने में। ताइवान को चीन अपना मानता है। भारत के पर्सपेक्टिव से देखिए तो चीन का एक थ्योरी है, चीन के जो जितने भी पॉलिटिकल नेता है या जितने भी राष्ट्रपति हुए अपने यहाँ इस थ्योरी का जिक्र करते हैं। चीन का ये थ्योरी है कि एक हथेली 5 उंगली का कॉन्सेप्ट है। ये मान लीजिए हथेली है, इसका 5 उंगली, 1 2 3 4 5। हथेली क्या है? हथेली चीन के लिए तिब्बत का क्षेत्र है। उंगली क्या होता है? हथेली का एक्सटेंडेड पार्ट होता है। तो चीन का कहना है कि ये जो 5 उंगली है ये तिब्बत का एक्सटेंडेड पार्ट है, यानी ये तिब्बत का ही पार्ट है। और चूंकि तिब्बत चीन का पार्ट है तो ये भी हमारा पार्ट है। अब उंगली क्या है चीन के लिए? इधर देखिए, अरुणाचल प्रदेश एक है, दूसरा भूटान, तीसरा सिक्किम, चौथा नेपाल, पांचवा लद्दाख। यानी ये 5 जो क्षेत्र हैं
लद्दाख हो गया हमारा, नेपाल पूरी तरह से, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये पांचों पार्ट जो है ये लद्दाख का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। सॉरी, लद्दाख में ये तिब्बत का एक्सटेंडेड पार्ट है। ये जो है मान लीजिए हथेली क्या है, तिब्बत का क्षेत्र है। तिब्बत पे किसका अधिकार है, चीन का अधिकार है। तो तिब्बत की जो पांचों उंगली है, एक उंगली लद्दाख है, दूसरा उंगली नेपाल है, तीसरा उंगली उसके लिए सिक्किम है, चौथा उंगली भूटान है और पांचवा उंगली बांग्लादेश अरुणाचल प्रदेश। तो ये पांचों उंगली जो है ये पार्ट किसका है, हथेली का पार्ट है। हथेली क्या है, तिब्बत का। उंगली जिस तरह से हथेली का ही पार्ट होता है, हथेली का एक्सटेंडेड पार्ट होता है, उसी तरह से ये पांचों क्षेत्र जो है चीन का पार्ट है। यानी चीन ये कहना चाहता है कि कल की डेट में चीन जो है आक्रमण किस पे करेगा, नेपाल पे आक्रमण करेगा, भूटान पे आक्रमण करेगा, अरुणाचल प्रदेश पे करेगा, लद्दाख पे करेगा, सिक्किम में करेगा, और ये सब कुछ चीन अपने कब्जा में करेगा, क्योंकि चीन मानता है कि ये चीन का ही पार्ट है, ये तिब्बत का पार्ट है और तिब्बत चीन का पार्ट है, इसलिए ये इसका पार्ट है। तो यानी अब सोचिए चीन और भारत में युद्ध होने की स्थिति फिर से क्रिएट होगी। ये थमने वाला नहीं है। ये जो फिलहाल आपको दिख रहा है कि लद्दाख में सब शांत हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। चीन आक्रामक बना रहेगा आने वाले 5 साल तक निश्चित तौर पे। जब तक सी का शासन है, सी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं, तब तक आक्रामक चीन बना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सुझाव दिया, राइटर ने एक इंपॉर्टेंट सुझाव दिया, मुझे पढ़ के मज़ा आ गया, इसलिए मैंने इसको नोट भी कर लिया। ये सुझाव है कि चीन को सीमित करने के लिए क्वाड, ऑकस, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा, क्वाड के बारे में आप जानते हैं, ऑकस के बारे में भी जानते हैं आप, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा के बारे में जानते हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, तो ये बनाया जा चुका है। परंतु चीन की सैन्य तैयारी और उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रभावशाली सैन्य मंच की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसलिए आवश्यकता है कि हिमालय हिंद प्रशांत क्षेत्र के परंपरा, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए 46 देशों को संगठित कर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र तक अपनी क्षेत्रीय ताकत को मजबूत करने की जरूरत है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश चीन की विस्तारवादी प्रकृति से डरे हुए हैं और भारत को उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। आप लोग इसको निष्कर्ष में लिख सकते हैं, बहुत शानदार निष्कर्ष है। यानी चीन को काउंटर करने के लिए कुछ संगठन पहले बना जा चुका है, ऑकस बन चुका है, क्वाड बन चुका है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बन चुका है। लेकिन जिस तरह से चीन अपनी सैन्य तैयारी वर्तमान में कर रहा है, तो उससे आवश्यकता है कि इंडो पैसिफिक रीजन के जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो 46 देश हैं, उस 46 देश को साथ ला करके एक सैन्य संगठन का निर्माण किया जाए, जिसका मूल उद्देश्य होगा कि चीन को रोकना। ये जरूरी इसलिए भी है कि हिंद क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत सबसे इंपॉर्टेंट देश है। हिंद महासागर में तो भारत सबसे इंपॉर्टेंट है ही, प्रशांत महासागर में भी भारत इंपॉर्टेंट है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में टोटल देखिएगा तो भारत एक इंपॉर्टेंट देश है। इसलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में जितने भी देश है वो भारत की ओर निगाह टिकाए हुए हैं, भारत की ओर उम्मीद की किरण से देख रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि भारत को भी इसका ध्यान रखना चाहिए और भारत को भी इसका ध्यान रखना चाहिए और भारत को भी मिलकर कार्य करना चाहिए। तो जब आप पेपर पढ़िएगा तो इस तरह का कुछ पॉइंट निकल जाएगा जो आप मेंस लिखिएगा और ये सब पॉइंट आप लिख दीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपका मार्क्स शानदार बढ़ेगा। एफपीआई का लौटने का भरोसा नवंबर में किया 19,000 करोड़ का निवेश। देखिए एफडीआई और एफपीआई दोनों के बारे में पता होना चाहिए। कई बार एफडीआई के बारे में पूछ देता है, एफपीआई के बारे में पूछ देता है, कई बार फुल फॉर्म पूछ देता है। निवेश बेसिकली दो तरह का होता है, इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है। एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि कोई जो निवेशक निवेश करता है वो शेयर के माध्यम से निवेश कर देता है, इक्विटी के माध्यम से निवेश कर देता है, स्टॉक के माध्यम से निवेश कर देता है, म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश कर देता है। यानी ये वो निवेशक होते हैं जो अमेरिका में बैठे हुए इंडिया में निवेश कर रहा है, उसको आने की आवश्यकता नहीं है। वो शेयर में इंडिया की रिलायंस की कुछ शेयर परचेज कर लिया, यानी उसमें पैसा लगा दिया अपना। तो ऐसे एफपीआई में जो निवेश करता है वो इमीडिएटली या जब चाहे पैसा अपना निकाल भी सकता है। तो इसलिए एफपीआई पे सरकार उतनी जोर नहीं देती है, यद्यपि ये भी जरूरी है, लेकिन सरकार उतनी जोर नहीं देती। सरकार जोर देती है एफडीआई पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि किसी कंपनी का आप पार्ट खरीद लेते हैं कुछ, यानी उस कंपनी का आप कुछ मालिकाना हक ले लेते हैं। 10% कंपनी का मान लीजिए आप भागीदार हो गए या 10% कंपनी आपने परचेज कर लिया। तो
एफडीआई के माध्यम से अगर किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में उस कंपनी के कुछ ऑनर आप हो जाते हैं। जितना आपने उस कंपनी में निवेश किया, जितने परसेंट के लिए, उतना का आप मालिक हो गए। तो ऐसे कंडीशन में इमीडिएटली आप उस कंपनी से एग्जिट नहीं होते हैं। तो इसलिए सरकार जो है एफडीआई और एफपीआई में सरकार फोकस करती है कि एफडीआई निवेश अधिक आए, क्योंकि एफपीआई निवेश रातों रात निकाल सकता है पैसा और रातों रात मार्केट खाली हो सकता है। आवश्यकता अधिक इस बात की है कि अधिक से अधिक एफडीआई का निवेश किया जाए। सरकार के प्रयास से घटने लगी महंगाई। देखिए यहाँ पे प्रयास दिया हुआ, महंगाई के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। महंगाई को सीपीआई के आधार पर नापा जाता है। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई को बेसिकली केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ द्वारा बेसिकली तय किया जाता है। सीएसओ इसको मापती है। उर्जित पटेल समिति सरकार ने बनाया था, आरबीआई ने बनाया था। सरकार नहीं कहूँगा, आरबीआई कहूँगा। और उर्जित पटेल समिति ने एक बात बोली थी कि महंगाई जो होना चाहिए वो 2% से लेकर के 6% तक होना चाहिए। मिनिमम 2% महंगाई होना चाहिए, मैक्सिमम 6% होना चाहिए। 2% से कम महंगाई भी सही नहीं है, 6% से अधिक महंगाई भी सही नहीं है। सीपीआई 2% से 6% के बीच में होना चाहिए। अब देखिए महंगाई को रोकने के लिए कई सारा प्रयास किया गया। मैं डिटेल से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे घरेलू बाजार में दाल, खाद्य तेल, प्याज, चीनी और गेहूं की आपूर्ति बढ़ाई गई है। कालाबाजारी रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं की स्टॉक सीमा तय किया गया। गेहूं, आटा, चावल के निर्यात पर रोक लगी है। चीनी निर्यात को सीमित किया गया है। दाल के आयात पर शुल्क हटाया गया है और शेष लगाया गया है। 25 लाख टन प्याज का जो है स्टॉक सीमा, ये सब किया गया। इसके अलावा देखिए आरबीआई ने महंगाई को रोकने के लिए रेपो रेट में कमी किया, तो ये रेपो रेट को बढ़ाया। तो ये सारा का सारा काम हो रहा है महंगाई को रोकने के लिए। खाद्य तेल जिसमें महंगाई काफ़ी ज़्यादा थी, उसमें 25% तक इसका मूल्य को घटाया गया। तो ये सब कई सारा स्टेप उठाया गया महंगाई को रोकने के लिए। तेल निर्यातक सऊदी अरब में हाइड्रोजन से चलेगी कार्य। जो तेल निर्यातक सऊदी अरब है, उन्होंने भी कार्बन न्यूट्रल, नेट न्यूट्रल का सीमा तय किया। नेट न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना आप कार्बन इमिशन करेंगे उतना आप एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसी को नेट न्यूट्रल कहता है। आई थिंक सऊदी अरब ने 2050 का टारगेट लिया है। मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सऊदी अरब का कितना टारगेट है। और भारत का श्योर हूँ कि 2070 तक का टारगेट। 2070 तक भारत नेट न्यूट्रल हो जाएगा। नेट न्यूट्रल होता है, इसका मतलब ये है कि जितना कार्बन इमिशन करेंगे उद्योग धंधा से, जितना मान लीजिए धुआं निकलेगा, उसको एब्जॉर्ब भी उतना हम कर लेंगे। तो इसी को नेट न्यूट्रल कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।